चलिए ध्यान दें भाई। अभी जैसे कल की जो क्लास से हमने सीखा था साइंस में, उसमें क्या सीखा था? उसमें सीखा था कि कोशिका यानी कोशिका जो है जिसे हम सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं, यानी कोशिका का जो विभाजन है ये किस प्रकार से हुआ मैंने देखा, और इसकी खोज किसने की और कब की, और इसका प्रतिपादन आप जानते हैं कोशिका का जो नामकरण है किसने किया, तो 1665 में किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, तो उसी के आधार पर हम इसका आज द्वितीय भाग देखते हैं जिसे हम कहते हैं कोशिका सिद्धांत। क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत। जो कोई भी परीक्षा हो, इनमें जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए अहम भूमिका निभाएंगे। ठीक है, बहुत ही कम शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे और आइए हम समझते हैं। देखिए, कोशिका सिद्धांत आपसे सवाल सीधे आता है, कोशिका सिद्धांत दिया किसने है? ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो ध्यान रखेंगे, कोशिका सिद्धांत जिसे हम सेल थ्योरी कहते हैं, इसका प्रतिपादन सन 1838 में किया गया। तो बताइए, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया? 1838 और 39 में। समझ जाएंगे। अब इसके प्रतिपादक पूछा जाए तो प्रतिपादक का मतलब होता है इसके सिद्धांत देने वाले कौन है। ये थ्योरी देने वाले आपको अहम रूप से दो सवाल ध्यान रखने होंगे। दो नाम है, एक नाम है स्लाइडेन, एक नाम है स्वान, जो आप छोटी क्लास से ही पढ़ते आए होंगे। नाम है स्लाइडेन और नाम है स्वान। एक बात है कि जो स्लाइडेन है इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, यूपीएससी में सवाल पूछा गया है। ठीक है, कि जो स्वान है और स्लाइडेन, इन दोनों में से वनस्पति शास्त्री कौन था? ध्यान दीजिए, जो स्लाइडेन है, स्लाइडेन वनस्पति वैज्ञानिक थे। वनस्पति वैज्ञानिक का मतलब वनस्पतियों के स्टडी करने वाले, समझ पा रहे ना? तो ये थे। और जो स्वान है ये जंतु वैज्ञानिक थे। क्या? यानी जीव जंतुओं पर स्टडी कर रहे थे। समझ जाओगे। वनस्पति वैज्ञानिक जो स्वान थे, इन्होंने 1838 ईस्वी में बताया कि भैया जो भी वनस्पतियां हैं छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बनी हैं। समझ जाओगे। और उसी में 1839 में जो स्वान है ये जंतु वैज्ञानिक है, इन्होंने 1839 में इन्होंने भी कहा हाँ, जो जंतु हैं इनके ये भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। समझ जाओगे। तो दोनों लोगों का मत एक है। इस प्रकार से कहा गया कि इन दोनों लोगों को कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक माना गया। समझ जाओगे। तो स्लाइडेन क्या है? वनस्पति वैज्ञानिक। स्वान क्या है? जंतु वैज्ञानिक। इतनी बात समझ में आई? इसे ध्यान रखना होगा। इन दोनों लोगों ने कहा था सभी सजीव, छोटे सजीव कहे तो लिविंग, और लिविंग मतलब जंतु और वनस्पतियां दोनों आती हैं, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। इस बात को समझ जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपकी समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि बाद में 1855 में एक वैज्ञानिक, इनका नाम है रुडोल्फ विर्ची। क्या नाम है? रुडोल्फ विर्ची। इसको मिर्ची न करना, रुडोल्फ विर्ची। जो रुडोल्फ विर्ची हैं, इन्होंने एक बात बताई कि सभी प्रकार की जो कोशिकाएं हैं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। क्या है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। जैसे देखा जाए, हम आप सभी देखो, तो ध्यान रखना, सन 1855 में रुडोल्फ विर्ची नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये बताया कि सभी कोशिकाएं जो होती हैं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से जन्म लेती हैं। आप ये बताइए, अगर हम आप सभी पृथ्वी पर हैं तो भैया कहाँ से आए हैं? हम आप सभी अपने पूर्ववर्ती यानी माता पिता से आए हैं। माता पिता कहाँ से आए हैं? वो अपने माता पिता से आए होंगे। तो ये सभी यानी वंशानुगत एक दूसरे से ही पैदा हुए हैं। वैसे ही जो कोशिकाएं भी हैं, ये कोशिकाएं भी एक दूसरी कोशिका पर ही डिपेंडेंसी है, यानी जो पूर्ववर्ती कोशिका उनसे ही पैदा होती हैं। जैसे हम आप सभी पैदा हुए हैं तो हमारे आप सबके पूर्वज निपट गए हैं और निपटने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। समझ पा रहे ना? वैसे जो नई नई कोशिकाएं होती हैं वे अपनी पूर्ववर्ती जो कोशिकाएं होती हैं वो दब जाती हैं। ठीक है, जो नई कोशिका जन्म लेती हैं धीरे धीरे करके वो भी वृद्ध होती हैं। समझ जाएंगे ना? और एक समय आता है कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। जब नष्ट हो जाती हैं तो वे
एक नाम होता है लाइसोसोम। क्या? लाइसोसोम। जब कोशिकाएं दब जाती हैं तो लाइसोसोम फट जाता है। तो जब लाइसोसोम फट जाता है तो लाइसोसोम में एक पाचक एंजाइम पाया जाता है। वो जो फटी हुई कोशिकाएं होती हैं उनको खा करके मेड की तरह खा करके पचा डालता है। समझ जाएंगे ना। इस प्रकार से लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या सुसाइड ऑफ बैग के नाम से जानते हैं। समझ जाओगे ना। तो कोशिका की बात समझ में आई इतनी कि किसने ये बताया है कि जो भी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से जन्म लेती हैं, नाम है रुडोल्फ विर्ची। उसका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन और श्वान ने। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आगे बड़ी परीक्षाओं में बैठोगे ये स्टेटमेंट बन के आए, ठीक है। अगला, जो कोशिका है, कोशिका का यानी कोशिका सिद्धांत का पालन करने वाली कुछ चीजें हैं जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करती। तो वो कौन कौन है जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करती? तो नाम है विषाणु। इसे हम वायरस कहते हैं। इसको आपने कोरोना वायरस में खूब, जो कोरोना जब आया था तो उसमें हमने इससे खूब परिचय किया था। समझ जाएंगे ना। ये ना तो इसका पालन करता है और ना ही ये सजीव या निर्जीव होता है, दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना होगा। और दूसरा है वायराइड्स, तीसरा है प्रियॉन, ठीक है। ज्यादा सवाल ये आता है, इसे ध्यान रखना। अच्छा, आगे देखिए। कुछ बातें हैं कि कुछ लोग कुछ हैं जो एक दूसरे के बीच की कड़ी कहे जाते हैं। जैसे देखिए, कहा गया सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? यानी कौन है जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है? यानी अगर ये सजीव है, ये निर्जीव है, तो ना ये इस पहले में ना इस पहले में, इन दोनों के बीच में। समझ जाओगे। उसे कहते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? नाम है विषाणु। क्या नाम है? विषाणु। समझ जाओगे। ये होता निर्जीव है, लेकिन जब सजीव में चिपक जाता है तो सजीव तरह कार्य करने लगता है। तो भैया ना सजीव है ना निर्जीव है, ये क्या है? विषाणु है। इसे क्या कहते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आगे देखिए, पादप और जंतु कोशिका के बीच की कड़ी, यानी पादप और जंतु कोशिका के ना तो वो पादप यानी प्लांट है और ना ही वो जंतुओं की कैटेगरी में है। इनमें दोनों गुणसूत्र मिलते हैं, उसका नाम है यूग्लिना। क्या नाम है? यूग्लिना। आईएमपी सवाल है, इसे नाम याद रखे रहना, ठीक है। यूग्लिना का नाम याद रखे रहना। समझ जाएंगे ना। ये पादप और जंतु कोशिका के बीच की कड़ी कहा जाता है, ठीक है। ये पेपर में वनडे में पूछा गया है सवाल, ध्यान रखना इसको। अगला, सरीसृप और पक्षी वर्ग। सरीसृप और पक्षी वर्ग, पक्षी मतलब पक्षी, समझ पा रहे हैं, और सरीसृप, इन दोनों के बीच की कड़ी क्या कहा जाता है? तो लिखा है आर्कियोप्टेरिस। क्या? आर्कियोप्टेरिस। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूग्लिना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे। समझ जाओगे ना। आगे देखिए, फिर उसकी बात है, हम बात करते हैं जो कोशिका, कोशिका के प्रकार, यानी कोशिका कितने प्रकार की होती हैं। अभी मैंने बताया कि कोशिका के दो अहम भाग होते हैं, एक नाम है जंतु कोशिका और एक नाम है पादप कोशिका। समझ जाओगे। तो भैया, एक नाम है जंतु कोशिका और एक नाम है पादप कोशिका। जो जंतु कोशिका, आपसे एकदम इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि पादप कोशिका कौन है? तो पादप कोशिका, पादप का मतलब आप समझ पा रहे हैं, जितने भी प्लांटेशन है ये पादप कोशिका के अंतर्गत आते हैं। जंतु कोशिका वे होती है जो जीव जंतु में पाई जाती है। जैसे हम आप सभी एक जंतु है, नहीं क्या? मानव क्या है? मानव एक जंतु है। समझ पा रहे ना। अर्थात मानव क्या है? जानवर ही की श्रेणी में रखा जाता है ना। समझ जाएंगे। अगला, कौन से कैटेगरी में आता है आप बताइएगा इसको, ठीक है। तो पादप, जो पादप कोशिका हैं, कुछ बातें हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों को अलग करती हैं, यानी अंतर बताती हैं कि कौन पादप कोशिका है कौन जंतु कोशिका है। तो देखिए, पादप कोशिका, इन दोनों में अंतर देखिएगा। पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। लवक का मतलब आप समझ पा रहे हैं, इनमें क्लोरोफिल अर्थात भोजन बनाने की कला पाई जाती है। किसमें? ध्यान रखेंगे, पादप कोशिका में। अर्थात इसमें क्या पाए जाते हैं? लवक यानी प्लास्टिक पाए जाते हैं। जैसे नाम सुना होगा वर्णित, अवर्णित और हरित लवक। नाम सुने हैं वर्णित, अवर्णित और हरित लवक। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। समझ जाएंगे ना। इन्हीं के कारण, इनके कारण सब चीजें लाल, हरी, पीली, नीली ये सब होती है फूलों में,
जो रंग होता है इन्हीं के आधार पर होता है। ठीक, इनको बाद में जानेंगे। अगला, क्या भोजन बनाने की जो कला होती है, यानी जो वर्णित लवक होते हैं, ये सब क्या मानव में पाए जाते हैं, क्या जंतु में पाए जाते हैं? क्या क्या ऐसा है कि बताइए, मानो खड़ा है, थोड़ी देर में भी जो है गोरा गोरा दिखाएगा, थोड़ी देर में पीला हो जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं, समझ जाएंगे ना। लेकिन ये पौधों में होता है, ना कि जंतुओं में। तो जंतुओं में क्या लवक पाए जाते हैं? नहीं, समझ जाएंगे ना। आपसे सवाल है, गिरगिट तो रंग बदलता है, क्या उसमें पाए जाते हैं क्या? आप इसको घर से पढ़िएगा और पढ़ के हमें उत्तर दीजिएगा कि गिरगिट जो रंग बदलता है वो कैसे बदल पाता है। समझ जाओगे ना भाई, लवक होते तभी बदल पाता है, लेकिन गिरगिट कैसे बदल पाता है ये आप जरूर बताएंगे। ठीक है, अगला, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जिसे कहते हैं सिलवाल। आप लोगों ने पेड़ पौधा देखा ही होगा, शायद ना देखा हो तो देख लेना, है ना। जब कभी देखते हैं तो पेड़ पौधों में कहते हैं, पेड़ पौधों की सबसे ज्यादा हानि कब होती है? पेपर में इंपॉर्टेंट है, आया सवाल। अच्छा, कि पेड़ पौधों को सबसे ज्यादा हानि कब पहुंचती है? जब उनकी छाल कट जाती है। ठीक, जब उनकी छाल कट जाती है, छाल को देखा होगा, जो ऊपर आवरण होता है, काष्ठ, है ना, जो खुरदरा होता है, जब वो काट नष्ट हो जाता है तो वो क्या उनके लिए सबसे क्षति का काम होता है। समझ जाओगे, तो ध्यान रखना, जो उसी को हम कहते हैं सिलवाल। ठीक, क्या कहते हैं? पेड़ पौधों में सिलवाल। तो सिलवाल पेड़ पौधों में पाया जाता है। जंतु में क्या हमारे ऊपर छाल पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो जंतु कोशिका में सिलवाल नहीं पाई जाती है। इंपॉर्टेंट याद रखो रहोगे, जंतु कोशिका में सिलवाल। बड़ी परीक्षाओं में बैठोगे यही बैठेगा, पूछेगा जंतु कोशिका में सिलवाल की उपस्थिति होती है। ठीक है, और पादप कोशिका में सिलवाल की अनुपस्थिति होती है। ऐसे आसन बना के देगा और कहेगा इनमें से कौन सही है कौन गलत है, आपको निकालना होगा। केवल एक, केवल दो, ऐसे बनाता है। समझ आए ना। इस बार यूपीएससी वालों ने मजा लिया है, सबसे बहुत अच्छा मजा लिया है। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा है लाइसोसोम। ये सारी चीजें आपको रट जानी चाहिए, घर पे पढ़ना ना पड़े। ठीक है, लाइसोसोम। लाइसोसोम पादप कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। लाइसोसोम पादप कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये लाइसोसोम को इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है कि बताइए आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं सुसाइड ऑफ बैग। क्या कहते हैं? सुसाइड ऑफ बैग। इस बात को समझ जाएंगे। देखिए, जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम में एक पाचक एंजाइम होता है। अगर मान लीजिए लाइसोसोम का घर है, इसके अंदर एक एंजाइम भरा हुआ है, ये कोई भी चीज है उसे पचा डालता है। समझ जाओगे ना। तो इसी में कोशिकाएं घूमा करती हैं। क्या घूमती हैं? कोशिकाएं। कोशिकाएं घूमती हैं, कोशिका घूमा करती हैं। जब कोशिकाएं ये नष्ट हो जाती है, क्या होती है? कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। आप लोगों ने हाथ वगैरह में फोड़ा देखा है? कभी देखा होगा। जब कभी देखो फोड़ा, यानी जब हमारे आप सबके यहाँ पर जो है किसी कारण से जो कोशिकाएं होती हैं नष्ट हो जाती हैं, तो वो फोड़ा का रूप ले लेती हैं। तो फोड़ा का रूप लेती है। क्या ऐसा है कि फोड़ा होने के बाद क्या हमेशा फोड़ा बना ही रहता है क्या? कुछ समय के बाद सोचिए वो बंद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम आप सभी गांव में तलिया काट लेते हैं, देखा होगा ना, वैसे ही फोड़ा होता है, चारों तरफ बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे करके चारों तरफ सूख जाता है ना। तो वैसे ही देखिए, जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं, द सुसाइड ऑफ बैग। क्यों कहते हैं? तो इसमें एक पाचक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें एक पाचक एंजाइम पाया जाता है, जिसमें जब कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, तो कोशिका नष्ट हो जाती हैं तो लाइसोसोम फट जाता है। क्या होता है? कोशिका नष्ट हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है। क्या होता है? लाइसोसोम फट जाता है। कैसे? सुरक्षा बनाए रखने के लिए। किसके? सुरक्षित बनाए रखने के लिए लाइसोसोम स्वयं फट जाता है। और जब फट जाता है तो जो कोशिका होती है, नष्ट हुई कोशिका, वो बाहर फैल जाती है। समझ नहीं बात? और जब बाहर फैल जाती है तो उसको ये पाचक रस अर्थात पाचक एंजाइम निपटा डालता है। समझ जाओगे? अरे ठीक उसी प्रकार जैसे कुत्ता रोड पे मर जाता है, उसको जो है कौवा वगैरह निपटा डालते हैं, वैसे इसको समझिए। ठीक है, समझ जाएंगे ना। तो बताइए, जो कोशिका नष्ट होती है इसे पचाने का कार्य कौन करता है? आंसर हो जाएगा पाचक एंजाइम होता है। ठीक है ना। और कोशिका जब नष्ट होती है तो कौन स्वतः ब्लास्ट हो जाता है? आंसर हो जाएगा लाइसोसोम।
कौन? लाइसोसोम। इस प्रकार से लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली यानी द सुसाइड ऑफ बैट के नाम से जानते हैं। इतनी बात याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाई जाती, पादप कोशिका में होती हैं नहीं। ठीक है, अगला चौथा है रिक्तिका या रसधानी या इसी कहते हैं वैक्यूलस। ठीक, इनकी संख्या जो पेड़ पौधों में है अर्थात पादपों में, इनकी संख्या मात्र 1 होती है और आकार में बहुत बड़े होते हैं। क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो बताइएगा, रिक्तिका या रसधानी आकार में बहुत बड़े होते हैं, किसमें? पेड़ पौधों में। और इनकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। लेकिन जो जंतु कोशिकाएं हैं इसमें ये आकार में तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनकी संख्या अधिक होती है। समझ जाओगे ना? ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे देश में अधिकांश जनसंख्या अमीरों की है या गरीबों की। आप खुद ही सोच लो, है ना? तो गरीबों की संख्या क्या है? अधिकांश है। कैसे? क्योंकि वो छोटे होते हैं तो अधिक होंगे, और अमीरों की संख्या क्या है? कम होंगे लेकिन बड़े होंगे। समझ पाए ना? वैसे ही रिक्तिका या रसधानी को अमीर गरीब से आप याद रखेंगे कि पेड़ पौधे यानी हम कह सकते हैं पादप में इनकी संख्या 1 होती है लेकिन बड़े होते हैं, और जो जंतु होते हैं जंतु वालों में 1 से अधिक होती है लेकिन छोटे होते हैं। समझ जाओगे? इतना याद रखना। भोजन की बात करते हैं, भोजन का संचयन ये इम्पोर्टेंट है कि बताइए जो पादप होते हैं भोजन का संचयन कैसे करते हैं? तो भोजन का संचयन स्टार्च के रूप में करते हैं। अच्छा, भोजन का संचयन कैसे करते हैं? तो ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे हम आप सभी जब भोजन करते हैं तो भोजन रख लेते हैं, तो वैसे ही ये सभी आप जानते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें से गृहिणी का काम कौन करती हैं? पत्तियां करती हैं। कौन करती हैं? पत्तियां। समझ जाओगे ना? आप जैसे इस बात करेंगे कि अगर ये वृक्ष है तो वृक्ष में आप जानते होंगे इस प्रकार से ये मूसला जड़ पाई जाती है। जानते होंगे ये जो बहुत लास्ट तक जाती है, बहुत निचले स्तर तक, और बाकी ये शाखाएं बनी होती हैं, आप सभी जानते हैं। समझ जाएंगे ना? उसके बाद ये प्लांट बनता है बड़ा सा। ठीक, ये बन गया, और ये जब बन जाता है तो इसमें से आप जानते हैं कि ये जो जड़ है, जड़ क्या जमीन से खनिज लवण और पानी लेकर के आती है। क्या लेती आती है? खनिज लवण और पानी लेकर के आती है। कौन लाती है? जड़। लेकिन जड़ में ही कोई चीज पाया जाता है, उसे हम जाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो बताओ, पेड़ पौधों में खनिज लवण और जल का अवशोषण कौन करता है? आंसर हो जाएगा जाइलम करता है। किसके माध्यम से होता है? जड़ों के माध्यम से। गलत तो नहीं करोगे ना? ये ला करके पत्तियों को देता है। किसको? पत्तियों को। पत्तियों के पास कोई कला होती है, तो पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और सूर्य का प्रकाश स्वतः मिल जाता है, तो पेड़ जो पत्तियां होती हैं इनके पास क्लोरोफिल खुद होता है। सूर्य का प्रकाश यानी सन लाइट मिल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड हम आप सभी दे देते हैं। समझ जाए ना? कार्बन डाइऑक्साइड हम आप सभी दे देते हैं। और क्या बचता है? पेड़ पौधे जो खनिज तत्व हैं वो यहाँ से जड़ों के माध्यम से ले लेते हैं। तो ये 4 प्रकार की जो चीजें मिली, कौन? क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स यानी वाटर, ये सभी जब मिले तो ये लोग क्या करती हैं? पत्तियां अपना भोजन बना लेती हैं। पत्तियां ठीक वैसा ही काम करती हैं जैसा हम आप सभी हमारे आपके घरों में होता है। समझ जाएंगे ना? और जब भोजन बन जाता है तो जो पत्तियां होती हैं, भोजन कंप्लीट हो जाता है, इसको पेड़ों के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? उसे हम फ्लोएम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोएम। क्या कहेंगे? फ्लोएम। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो बताइए भोजन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करेगा? फ्लोएम करेंगे। ठीक है, खनिज तत्वों का अवशोषण कौन करेगा? जाइलम करेंगे। इसे याद रखोगे, पेपर में सवाल आते हैं, गलत ना करना। ठीक है, मान लीजिए भोजन बच गया तो क्या होगा? तो भोजन बच गया, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में रख लेते हो, रख करके धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है। और जब बड़ा होता है तो हम आप सभी कहते हैं कि वाह क्या बढ़िया आम बना है। ऐसे देखा होगा। और आम बढ़िया बन जाता है, और जब ये एकदम सड़ जाता है, उनके सबके लिए सड़ जाता है, तो हमारे आप सबके लिए कहते हैं एकदम पक गया है। क्या कहते हैं? पक गया है। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो लोग, उनका जो फल होता है उनके लिए कष्ट पदार्थ होता है, हमारे आप सबके लिए क्या होता है? बहुत ही अच्छा चीज होता है। समझ जाएंगे ना? और इस प्रकार से इसमें क्या होता है? इसमें स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है?
स्टार्च। और इसमें ऊर्जा की बात की जाए तो इसमें देखिए यहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ है, ये रासायनिक परिघटना संपन्न हुई है ना, तो इसमें रासायनिक ऊर्जा होती है। क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। समझ जाओगे? तो पेड़ पौधे अपना भोजन किस रूप में रखते हैं? स्टार्च के रूप में। किसमें? स्टार्च के रूप में। समझ जाओगे ना। और जो जंतु होते हैं ये अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रखते हैं। क्या के रूप में? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में रखते हैं। इतनी बात समझ जाओगे। IMP है ये पॉइंट। अगला, ये सारे सवाल हो जाएंगे यहाँ से। अगला देखिए, केंद्रक जो होता है, केंद्रक पेड़ पौधों में कोशिका के किनारे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका के किनारे पाया जाता है। और जंतु कोशिका में मध्यवर्ती भाग में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधों में होती है, अर्थात पादप कोशिकाओं में होती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? क्या कोई ऐसा तो नहीं भैया प्रकाश संश्लेषण से खाना बनाता हूँ? समझ जाओगे ना। सोलर पैनल को ना कह देना उससे बनाते हो तो ठीक है। हमारे आपके शरीर में ऐसा है क्या? सोचो अगर हमारे आपके पास होता तो खाना बनाने की आवश्यकता ना होती, शरीर को अपने मन से साइकिल साइकिल चल रहे खाना बना लेती। समझ जाओगे ना, कितना बढ़िया होता। तो इतनी बातें सब लोग समझ जाएंगे। ये बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज शाम को 8 बजे टेस्ट होगा। कितने बजे? 8 बजे। और आप सभी जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और सवालों की संख्या 30 से 50 के बीच में हो सकती है। और अच्छे से अच्छे जो है आप कोशिश करेंगे। और पेपर में मुझे पूरी उम्मीद है कि सवाल इसी से फंसेंगे या फिर एक्सप्लेनेशन से फंसेंगे। ठीक, धन्यवाद। ध्यान दीजिए, थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं जो कि एग्जाम में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी अक्सर सवाल आ जाता है। ठीक है, सवाल आता क्या है बस थोड़ा जान लीजिए। लिखा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं। तो आपको मैं बता दूं, जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक दो शब्दों से, एक है प्रो और एक है कैरियन, ठीक, से मिलकर बनता है। प्रो का मतलब होता है पहले, कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। यानी एक ऐसे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक से पहले, यानी केंद्रक से जो एक ऐसी कोशिकाएं जिनमें जो केंद्रक होता है, अर्थात कह सकते हैं केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। समझ जाएंगे ना। वेजुधारी जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, सामान्य शब्दों में कहेंगे वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत रखे जाएंगे। ठीक, इसमें मुख्य रूप से ध्यान रखना होगा, एक होता है जीवाणु और एक होता है नीलहरित शैवाल। क्या होता है? नीलहरित शैवाल। शैवाल जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, आप मोबाइल में सर्च करके देखिएगा, शैवाल समुद्र में दिखेंगे, इतने अच्छे दिखेंगे, मन मोह लेंगे, आप करके देखिएगा। ठीक है, तो जीवाणु और नीलहरित शैवाल किसमें आएंगे? ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इनमें कोशिकाएं नहीं होता तो कैसे हो जाएगा। ठीक है, आगे यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो कि जो यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है बाद और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक, अर्थात जिनमें केंद्रक होते हैं वे यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इसके अंतर्गत प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं। ठीक है, हम आप सब में केंद्रक पाए जाते हैं। इस प्रकार से आप बात समझिए। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ सवाल नहीं आता है, इसे छोड़ दो। ठीक है, अब हम कुछ विशेष पॉइंट बात कर लेते हैं जो सीधे सवाल में आते हैं। ठीक है, उन्हें जरूर याद रखना होगा। एक नाम है सेल वॉल। आप ये बताओ, आपसे सवाल है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति क्या प्लांट में पाई जाती हैं या नहीं? तो प्लांट में पाई जाती हैं। क्या जीवधारियों में पाई जाती हैं या नहीं? नहीं। ठीक है, तो सवाल है कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल में जो कोशिकाएं होती हैं किसकी बनी होती हैं? ध्यान रखिए, जो सेल वॉल यानी जो सेल वॉल है ये पादप में जो होती है किसकी बनी होती है? समझ पा रहे हैं? तो जो पादप का मतलब प्लांट, यानी इसमें जो सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है। ये IMP सवाल बनता है। बताओ, पादप कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और जो कवक यानी फंगी है इसमें काइटिन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट है, काहे की? काइटिन। काहे की? काइटिन। अब जंतुओं में ना पूछना, क्योंकि जंतुओं में नहीं होता। समझ जाओगे ना। ये
कवक में कभी देखा होगा दांत वगैरह होता है, उसमें देखा होगा ना सब, उसमें दांत दांत अगर होता है उसमें देखिए एकदम वैसा है जैसे पेड़ पौधों में छाल बनता है, तैसे उसमें भी है ना, उसमें लोग क्या खुर लगे रहते हैं, देखा होगा, देखा होगा ना। तो वो सब क्या होता है, यही होता है। ठीक, तो भैया याद रखना कि कवक में जो सिलवाल होती है काइटिन की लगी बनी होती है, और पादप में सेलुलोज की बनी होती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगला माइटोकांड्रिया में बात कर लो थोड़ा सा। माइटोकांड्रिया से क्या सवाल बनते हैं? जो माइटोकांड्रिया है, पहली बात तो माइटोकांड्रिया ये कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? द पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहते हैं? तो बताइए, द पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका। आप कभी नाम सुने होंगे, क्या सुने होंगे? देखिए, द पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया कहते हैं। कोशिका, जो कोशिका है, कोशिका का श्वसन केंद्र भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का श्वसन केंद्र कहते हैं। जरा यहाँ थोड़ा सिद्धांत देखिए, इसका प्रयोग इतना ज्यादा है कि जैसे पावर हाउस होता है, जब बिजली कट हो जाती है तो वहां लोग जाकर धरना दे देते हैं ना, तो धरना देते हैं तो क्या होता है, दिमाग में खुजली होती है, तब जाकर के आप जानते हैं आगे बात पहुंचाता है, तब आपकी मांग पूरी होती है ना। ठीक उसी प्रकार से जब यहाँ पर जो माइटोकांड्रिया है, इनके पास पावर कम हो जाता है, तो जानते हो क्या करेंगे कि सबसे पहले जा करके क्या करेंगे, सबसे पहले जा करके क्या करेंगे, यहाँ पर कोशिकाएं इनसे मांगेंगी खाना। क्या मांगेंगे? ऊर्जा। क्या मांगेंगे? ऊर्जा। कोशिकाएं जब पूरा काम कर लेंगी तो कोशिकाएं के पास जब ऊर्जा खत्म हो जाएगी, ऊर्जा मांगेंगी इनसे। किससे? माइटोकांड्रिया से। समझ जाएंगे। अब लेकिन ऊर्जा इनके पास भी खत्म हो गई तो क्या करेंगे, तो कोशिका धरना पे बैठ जाएंगे। क्या करेंगे? धरना पे। जब धरना पे बैठ जाएंगे तो एक कोई जुगाड़ करेंगे, तो जुगाड़ क्या करेंगे, तो हम आप सभी जो मोटे होते हैं तो उसे कहते हैं फैट। क्या कहते हैं? फैट। सोचिएगा, जब कोशिकाएं इनसे ऊर्जा मांगेंगी तो हम आपको भूख लगती है। क्या लगती है? कोशिकाएं जब कोशिकाओं के पास ऊर्जा खत्म हो जाती है तो ऊर्जा किससे मांगेंगी? पावर हाउस से। जब पावर हाउस से कोशिका मांगेंगी तो हम आपको भूख लगेगी, तो तुरंत ही हमारे आप को शरीर क्या कहता है, भोजन की प्राप्ति की मांग करता है ना। अब तुम मान लो बाहर हो और भूख लग गई, अब बताओ करोगे क्या? खाना खा सकते हो क्या? नहीं। जब ऐसी कंडीशन होती है तो तुरंत यह कोशिकाएं इनसे मांग करती है, तो यह क्या करता है, ये कहता है यार खाना तो मिलेगा नहीं, तो डायरेक्ट जो तुम्हारे शरीर में अपना रहता है उसे वसा के रूप में होता है, इसे फैट कहते हैं। ये डायरेक्ट वहां से भोजन लेना शुरू कर लेता है और ले जाकर के कनेक्शन बना करके ये कोशिकाओं को दे देता है, और कोशिकाएं अपना भोजन वहां से प्राप्त करने लगती हैं। इसीलिए कभी कभी देखिए भूख बहुत तेज लगते है, कुछ समय के बाद 2-4-5 मिनट के बाद भूख समाप्त हो जाती है। देखा होगा ना। तो ये क्यों? लेकिन जो पतले होते हैं वो तो दिक्कतें में रहते हैं, तो हड्डियां थोड़े मिलेगा, लेकिन सबके पास कोशिकाएं में जो कुछ ना कुछ फैट होता ही है। समझ जाओगे ना। इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही अहम सवाल यहाँ से बनता है, समझ जाएंगे ना। तो कोशिका पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस माइटोकांड्रिया कहते हैं, ठीक है। और कोशिका का श्वसन केंद्र किसे कहते हैं? वो भी इसी कहा जाता है। समझ जाओगे ना, ठीक है। आगे बात करते हैं। एक सवाल है गाल्जी काय। क्या नाम है? गाल्जी काय। जो गाल्जी काय है, गाल्जी काय को हम द ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं। VILP सवाल है, ठीक। द ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि ट्रैफिक, बताइए शरीर में ट्रैफिक पुलिस के नाम से किसे जानते हैं? ठीक है, तो ट्रैफिक पुलिस के नाम से ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा गाल्जी काय। किसको कहते हैं? गाल्जी काय। अब कहते हैं तो आप पहली बात तो ट्रैफिक पुलिस का काम जानो क्या होता है। ट्रैफिक पुलिस का काम यही तो होता है कि आगे ना नहीं मर जाओगे, है ना, रोक रोक करके छोड़ना, ये तो होता है। तो वही यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। तो कहते क्यों है, तो कारण क्या है, तो राइबोसोम द्वारा जो संश्लेषित प्रोटीन होता है। क्या? तो पहला फिर सवाल बताओ, शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, राइबोसोम करता है। कौन करता है? शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम कौन करता है? राइबोसोम। इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोम न लगाओ, राइबोसोम है, अवसर दोनों रहते हैं, ठीक। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली, द सुसाइड ऑफ बैग।
समझ जाओगे ना। लेकिन राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करता है, ठीक है। और जब प्रोटीन का संश्लेषण कर लेता है राइबोसोम, तो उसके द्वारा जो प्रोटीन होती है उसमें उसको छानने का काम कौन करता है, गाल्जी काय करता है। कौन करता है, गाल्जी काय करता है। इस बात को समझ जाओगे। इसलिए गाल्जी काय को क्या कहते हैं, द ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं, यानी कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या शरीर का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। याद रखोगे। आगे देखो, ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम होता क्या है, राइबोसोम क्या है, तो राइबोसोम ये एक सजीव कोशिका द्रव्य में, इसमें सजीव कोशिका जैसे कोशिका है, इसमें जो द्रव्य बना होता है जिसमें सब पैदा करते हैं, समझ जाएंगे ना। तो जो सजीव कोशिका है, सजीव कोशिका द्रव्य में एक अति सूक्ष्म कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, कण होते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। किसका, अभी हम चाहे तो इसको इकोनॉमिक्स से जोड़ करके हम आपको बढ़िया सिखा सकते हैं, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा। आपके यहाँ पेपर में यही सवाल बनते हैं ज्यादा, जो एग्जाम देने जा रहे हो आर यारो हो और चाहे जो भी हो, वो वनडे लेवल के एग्जाम होते हैं। वनडे में इतना अंदर सवाल नहीं आते, इस बात नहीं बात ना, आते हैं सवाल ठीक ठाक आते हैं, समझ में बात। तो देखिएगा राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम एक अति सूक्ष्म कण होता है जो कोशिका द्रव्य में पैदा करते हैं, ठीक है। इनका मुख्य काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या, प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो बताओ प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम, इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ये अंतःप्राद्रव्य जालिका में पाए जाते हैं। कहाँ, अंतःप्राद्रव्य जालिका में। अब ये सब क्या है, छोटी क्लास में पढ़े होंगे, इतना समझ जाओगे ना। तो यहां से बस दो सवाल गाल्जी काय से, गाल्जी काय क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस, यानी इसे हिंदी में आ जाए यातायात पुलिस, यानी कोशिका का यातायात पुलिस किसे कहते हैं, तो भैया झटका ना लगे चाहिए, हिंदी या लिखाइए। अच्छा, तो द ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसे कहते हैं, गाल्जी काय इधर फोर्स दे रहे हैं, तो पेपर जरूरी है, ठीक है। इसके क्यों कहते हैं, क्योंकि जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है और उसे छानने का काम कौन करता है, गाल्जी काय करता है। समझ जाओगे ना। इसे गाल्जी नामक वैज्ञानिक खोजा था, इसलिए इनके नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया गाल्जी काय। अच्छा, इस बात को समझ जाएंगे। आगे देखो, अब हम बात कर लेते हैं केंद्रक क्या है। क्या, केंद्रक, केंद्रक की मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि केंद्रक से क्या है, केंद्रक की खोज किसने की। क्या, केंद्रक की खोज किसने की, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। किसने की, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है, इतनी बात समझ जाएंगे। और जो केंद्रक है, केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक कक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का नियंत्रक कक्ष किसे कहते हैं, केंद्रक को। अगर ये ऐसे लिख करके आए कि द हेडक्वार्टर ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो गलत न करना है, समझ पर आधारित सवाल है। तो द हेडक्वार्टर ऑफ सेल किसे कहेंगे, क्या कहेंगे, इसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूक्लियस, ठीक। केंद्रक, समझ रही बात। आनुवांशिक पदार्थों का भंडार कहते हैं। क्या कहते हैं, आनुवांशिक पदार्थों का भंडार कहते हैं, क्योंकि गुणसूत्र वगैरह सब यही निपटते हैं। समझने बात, आनुवांशिक पदार्थों का भंडार किसे कहेंगे, तो इसे समझ जाएंगे, केंद्रक को कहते हैं। केंद्रक में मुख्य रूप से क्या क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं, आरएनए होते हैं, क्रोमेटिन होते हैं और रेटिनकुलम होते हैं। क्या होते हैं, रेटिनकुलम होते हैं, समझ जाओगे ना। जिनमें से जो आरएनए होता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आरएनए के कितने भाग होते हैं, नहीं आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो आरएनए के 3 भाग हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ठीक। एम का मतलब होता है, सोचो कितना बढ़िया नाम है, एम का मतलब होता है मैसेंजर। क्या, मैसेंजर। तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत हुई तो तुरंत, जैसे कहते हैं मच्छर काटिस, समझ पा रहे हैं, तुरंत मैसेज पहुंचाने का काम करो, यहाँ काटा फटस को कनेक्शन लग गया, ठीक है। तो मच्छर काटा तरीके सबका, तुरंत मैसेंजर, मैसेज पहुंचाने, माँ से मैसेंजर, माँ से मैसेज, ठीक है। तो इसे पूरा नाम होता है, कभी याद आता है कि एमआरएनए पूरा नाम क्या है, तो मैसेंजर राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, आरएनए पूरा नाम राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड होता है ना, तो मैसेंजर राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। और टी फॉर होता है ट्रांसफर, समझो, जैसे ही मच्छर ने काटा तुरंत सूचना गई, तुरंत ही दिमाग ने इनको ट्रांसफर किया। क्या किया, ट्रांसफर। तो ट्रांसफर, टी का मतलब होता है ट्रांसफर, क्या,
राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, और आर खार क्या होता है? राइबोसोमल, इसका नाम होता है राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। समझ जाओगे ना, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो बताइए आरएनए कितने प्रकार? mRNA, tRNA और rRNA, याद रखोगे? ठीक है, इनकी हम बात करेंगे अभी आगे वाले। डीएनए की थोड़ी बात कर लेते हैं। डीएनए जो है, डीएनए को आनुवंशिकी, जो डीएनए है इसको आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। आनुवंशिक है तो जेनेटिक्स, ठीक। आनुवंशिकता या आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? डीएनए, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कोई कांड हो जाता है, कोई पहचान नहीं होती तो कहते हैं डीएनए जांच होनी चाहिए, है ना। तो बताइए डीएनए जांच केंद्र भारत में कहाँ है? भैया हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद, ठीक है। तो आनुवंशिकता या आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? डीएनए, ठीक। डीएनए का पूरा नाम आपसे पूछेगा, इसका होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। फिर पूछता है डीऑक्सी राइबोस जो न्यूक्लिक एसिड है, इसमें राइबोस क्या है? तो राइबोस एक प्रकार की शर्करा होती है। क्या होती है? राइबोस एक प्रकार की शर्करा होती है जो न्यूक्लिक एसिड से बनी होती है। इसे याद रखोगे। राइबोस क्या है? राइबोस एक प्रकार की शर्करा होती है जो न्यूक्लिक एसिड से बनी होती है। याद रखोगे, समझ में आई बात? राइबोस एक प्रकार की शर्करा होती है जो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनी होती है, ठीक है। डीएनए, जो डीएनए है, डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो पहली बात तो डीएनए आप समझते हैं केंद्रक में होता है। कहाँ? डीएनए केंद्रक में होता है, और केंद्रक में होता है इसके अतिरिक्त कहाँ? तो डीएनए माइटोकांड्रिया और हरित लवक, जैसे प्लास्टिड कहते हैं, प्लास्टिड ना कि प्लास्टिक, ठीक, इसमें पाए जाते हैं। समझ जाएंगे। और जो डीएनए है, सवाल आता है, डीएनए को आपने देखा होगा ऐसे बना रहता है, ठीक, देखा होगा, ठीक है। तो इसका द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया? इसका द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया? तो पेपर में आता है, इसका द्विकुंडलित मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया। किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने दिया, ठीक है। तो बताइए डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल इंग्लिश में कहते हैं डबल हेलिक मॉडल। क्या? डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने दिया। इतनी बात समझ जाओगे। एक बार सवाल जल्दी से देखिए, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पादप में किसकी बनी होती है? आंसर बताइए। सेलुलोज की, ठीक है। कवक में किसकी होती है? काइटिन की। माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया क्या कहते हैं? द पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। और कोशिका का श्वसन केंद्र कहते हैं। इतना समझ जाएंगे। गाल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये राइबोसोम द्वारा जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है उसे छानने का काम करता है। तो अगला सवाल है, राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करने वाला, यानी प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम करता है, ठीक है। आगे सजीव कोशिका का द्रव्य में अति सूक्ष्म कण होता है, कौन? राइबोसोम, ठीक है। कितना हो जाएगा? आगे केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रक में क्या पाया जाता है? डीएनए, पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए, ठीक है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए कितने भाग होते हैं? mRNA, tRNA, rRNA, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आनुवंशिकता की या आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई, उसका नाम है डीएनए। डीएनए का नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोस क्या है? एक प्रकार की शर्करा है जो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनी होती है। इतनी बात समझ जाएंगे। उसके बाद जो केंद्रक है, केंद्रक को आनुवंशिक पदार्थों का भंडार कहते हैं, ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ सेल भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं जो कोशिका का नियंत्रक कक्ष किसे कहते हैं? कोशिका का नियंत्रक कक्ष किसे कहते हैं? केंद्रक कहा जाता है, ठीक है। डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने दिया। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और इसके आगे की जानकारी अगली क्लास में, और पढ़ाई करते रहिए। सवाल मुझे पूरी उम्मीद है प्रयास के दौरान कि ये सवाल यहाँ से फंसेंगे, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो और पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान दीजिए, जैसे कहा गया है जो डीएनए है, डीएनए की हम बात करें तो डीएनए जो होता है, डीएनए
में अक्सर सवाल आता है डीएनए में जो क्षार होते हैं, क्षार कितने प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा अम्ल और क्षार, ठीक है, अम्ल और क्षार, जिसमें से आप लोगों ने पीएच मान पढ़ा होगा, ठीक है, पीएच मान पढ़ा होगा, उसको छोड़ो, हम बाद में बात करेंगे। तो देखिए अम्ल और क्षार, तो कहा गया है कि जो डीएनए होता है, यानी डीएनए जो होता है, डीएनए में कुल मिला कितने प्रकार के क्षार होते हैं, तो 4 प्रकार के क्षार होते हैं, याद रखना, एजीटीसी, एजीटीसी, ए फॉर एडानिन, जी फॉर ग्वानिन, टी फॉर थायमिन, सी फॉर साइटोसिन, ठीक, एडानिन, ऐसे देखो, एडानिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, एडानिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, क्या, एडानिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, एजीटीसी, एडानिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, ठीक है। जो एडानिन है ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, जो थायमिन से, और ग्वानिन जो है साइटोसिन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, जो ट्रिपल बॉन्ड से होता है, ये जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अच्छा, बड़ी परीक्षाओं में याद आते हैं, इनको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे तो उम्मीद करते हैं कि एडानिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन याद रखना होगा। कौन कौन से, एडानिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ठीक है, एडानिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, समझ जाओ ना, ये होते हैं। तो ये 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आरएनए। आरएनए का मुख्य काम क्या है, सीधे सवाल। आरएनए का नाम राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए का मुख्य काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। अभी मैंने बताया कि प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, तो नाम है उसका, क्या नाम होता है, राइबोस, राइबोसोमल, क्या, राइबो, कैसे लिखोगे, राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन के संश्लेषण का काम करता है। प्रोटीन के संश्लेषण का काम कौन करता है, राइबोसोम करता है। इसे छानने का काम कौन करता है, उसे हम कहते हैं गोल्गी काइल, इसीलिए गोल्गी काइल को हम द ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं, समझ जाओगे ना, ठीक। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा। जो डीएनए होता है, डीएनए में ये सभी पाए जाते हैं, ठीक, और आरएनए जो होता है, आरएनए में बस थायमिन की जगह पर यूरेसिन आ जाता है, क्या, यूरेसिन, थायमिन की जगह पर यूरेसिन आ जाता है। और यूरेसिन जो है इस शरीर में बहुत बड़ा काम करता है, हम आपको उस तंत्र में बताएंगे, यहाँ नहीं खोलेंगे, ठीक है। जो आरएनए है, आरएनए में 4 चीजें पाई जाती हैं, कौन, एडानिन, ग्वानिन, और इसमें जो नाम है थायमिन की जगह पर यूरेसिन आ जाता है, और साइटोसिन। इसलिए सवाल आ जाता है कि बताइए आरएनए में क्या पाया जाता है। आरएनए में थायमिन की जगह पर यूरेसिन पाया जाता है। इस बात को समझ जाओगे, बाकी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आरएनए के भाग कितने होते हैं, टी, एम और आर, समझ जाएंगे ना। आगे देखिए, हम बात कर लेते हैं गुणसूत्र की, किसकी, गुणसूत्र। जो गुणसूत्र होते हैं इनकी हम बात कर लेते हैं। उसके पहले जान लीजिए ये आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई क्या है। आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई ये जीन होती है। क्या होती है, आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जीन। पहली बार इंपॉर्टेंट है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, आंसर हो जाएगा जोहानसन ने। किसने, जोहानसन ने पहली बार जीन शब्द का प्रयोग किया था। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, जोहानसन, जोहानसन, ठीक है, याद रखना, जा से जीन जा से जो, कोई समस्या, जा से जीन जा से जो, जोहानसन जीन में पीछे ना है और जोहानसन में लास्ट में ना है, कभी गलत नहीं करना, समझिएगा बात को। जो जीन में शुरुआत में जा लास्ट में ना, खोज कर जो शब्द दिया है इनमें शुरुआत में जा लास्ट में ना, याद रखोगे। आगे जो जीन शब्द है, जीन शब्द में क्या होता है, तो जीन में क्या होता है, जीन में डीएनए पाए जाते हैं और क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम को हम गुणसूत्र के नाम से जानते हैं, समझ जाओगे। और आनुवंशिकी की बात कर लेते हैं। आनुवंशिकी की मुख्य कार्य क्या होता है, माता और पिता के लक्षणों को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करना, समझ जाएंगे ना। जैसे आप सभी इन बातों को ध्यान से जानते होंगे, ठीक है, कि कभी भी होता है एक शकल दूसरे की शकल से नहीं मिलती है। क्यों, क्योंकि माता पिता अलग अलग होते हैं, हर जगह पर बदला करते हैं, समझ जाएंगे। और जब बदला करते हैं हर जगह, मतलब कुछ और ना समझना,
ठीक है, बदला करते हैं तो वहां से क्या होता है, आपस में जो अगली पीढ़ी आती है उनके मिश्रण से आती है, और उनके मिश्रण से मान लीजिए गलती से फिर आगे हुआ तो वो भी अलग रूपांतरित हो जाएगा। समझ जाएंगे ना, इस प्रकार से ये हमेशा लक्षण के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, और लक्षणों को वहन करने वाला कौन होता है, इन लक्षणों को वहन करने वाला उसे होता कहते हैं जीन। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जीन। समझ जाओगे ना, कोई समस्या यहाँ तक? आगे देखिए, गुणसूत्र क्या होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं गुणसूत्र को कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, गुणसूत्र का नामकरण किसने किया, तो गुणसूत्र का नामकरण किया है वाल्डेयर ने। किसने? वाल्डेयर। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया, वाल्डेयर ने किया है। ठीक है, गुणसूत्र का नामकरण किसने किया, वाल्डेयर ने किया। लेकिन गुणसूत्र की खोज किसने की, तो समझ जाइए स्ट्रासबर्गर। किसने? स्ट्रासबर्गर। बर्गर माने वही खाने वाला, समझ लीजिएगा। ठीक है, जहां पर बर्गर लगा मिले समझ जाइए, वहां पर तुम्हें दिमाग में आ जाना चाहिए अच्छा बर्गर काहे खोज किए हैं, गुणसूत्र की। समझ जाओगे ना, जैसे इंगर फिंगर भी सब बताएंगे, बाद मजा आएगा। ठीक है, तो बर्गर ने किसकी खोज की, बर्गर ने गुणसूत्र की खोज की। समझ जाओगे ना, और कम गुणसूत्र वाले ज्यादा बर्गर खाते हैं, जानते हैं, बताया जरूर। ठीक है, जानते होंगे इस बात को। और जो लोग ज्यादा इनके गुणसूत्र हो जाते हैं, मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, 33 23 जोड़ी। कितने होते हैं, 23 जोड़ी। ठीक है, अगर इससे कम हो जाते हैं तो समझ सकते हैं वो लोग क्या करते हैं, ज्यादा बर्गर खाते हैं, फिंगर खाते हैं, दुनिया में नौटंकी खाते हैं, तो आप समझ जाइएगा। और जो ज्यादा होते हैं वो ऐसे निहारा करते हैं, ऐसे लगा। ठीक है, वो देखेंगे बर्गर देख करके परेशान रहेंगे, निहारा करेंगे, देखा करेंगे, कोई मतलब नहीं, उनको पता नहीं है कि गुणसूत्र उनके पास ज्यादा हो गए, 46 से ज्यादा हो गए, मान लीजिए गलती से 0.46.21 हो गए, कुछ भी हो गए, तो ऐसे देखा तो पता नहीं, ठेलिया लगी है बर्गर के पते नहीं लगा। ठीक है, और लेकिन जिनके पास कम है जाके फाट पड़ते जाके भैया बर्गर दे दो। समझ जाएंगे ना, और उसमें कौन होता है आप सब जानते हैं। इधर देखिए, समझ जाओगे ना, तो कम गुणसूत्र वाले क्या खाते हैं, बर्गर खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, बाकी समोसा नहीं, समोसा अच्छे वाले खाते हैं। मोमोज वगैरह सब खाते थे, तो समझ जाइए क्या वो, हाँ फिंगर भी खाते हैं। ठीक, अब हम उसमें नहीं आते, इस बात को समझ जाओगे ना। तो गुणसूत्र कितना समझ जाएंगे, गुणसूत्र का खोज किसने किया, स्ट्रासबर्गर ने, नामकरण वाल्डेयर ने किया। ठीक है, ये हमेशा जोड़ी में पाए जाते हैं। जोड़ी कहे तो 2 या 4 या 10 या 22 या, समझ पाओ ना, यानी कभी विषम संख्या नहीं हो। समझ जाओगे, अगर विषम संख्या हुआ तो समझ जाइए दिक्कत नहीं। जैसे मानों में 46 होते हैं और जोड़ी में 23 जोड़ी होते हैं, अगर 46 से थोड़ा भी कम हुआ तो कहीं थोड़ा मंद बुद्धि के है ना, और 46 से अगर थोड़ा ज्यादा हुआ तो कहीं मोटे दिमाग के। समझ में आई बात ना, बढ़िया बैलेंसिंग में कहीं हुआ बड़ा ही उच्चवान है। ठीक है, बड़ा ही गुणवान है। समझ जाओ ना, गुणवान क्यों कहते हैं, नाम इसका मतलब गुणवान। ठीक, गुणवान का मतलब बहुत ही अच्छे गुण वाला, अर्थात सर्वगुण संपन्न। और सर्वगुण संपन्न तबे होगा जब बढ़िया बराबर वाले गुणसूत्र होंगे। वाह, क्या गजब का भगवान निर्णय है। समझ जाओगे। अब यहाँ पर हम जानेंगे गुणसूत्र मेल और फीमेल के आधार पर। तो सुनो, गुणसूत्र जो होते हैं मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। अब समझेंगे, जो गुणसूत्र के हम बात करते हैं एक्स और वाई दो होते हैं। जो फीमेल होते हैं, फीमेल में एक्स गुणसूत्र एक्स होते हैं, और मेल में एक्स और वाई होते हैं। ठीक है, जब कभी भी पहले वाले एक्स का योग मेल में एक्स वाले गुणसूत्र से होगा तो आप कंफर्म है, एक्स ले लिया तो भैया एक्स तो आएगा, एक्स आ जाएगा, अर्थात फीमेल पैदा होने की संभावना। ठीक है, और मान लीजिए क्या हो, नहीं समझ हमको संकल्प नहीं उसमें, परेशान ना होगा। ठीक है, इधर x है और इधर y है। मान लीजिए फीमेल से x और मेल से y ले लिया, x y से मिलकर क्या बनता है, ऊपर ही कंफर्म है मेल बनेगा, तो या फीमेल बनेगा, क्या बनेगा, फीमेल, तो फीमेल बनने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर दूसरे वाले x से, इधर वाले x से, तो भैया क्या बनेगा, आप समझ सकते हैं फीमेल बनेगा, और एक्स वाई से मिलेगा तो क्या बनेगा, मेल बनेगा। इस बात को समझ जाओगे ना, यानी एक्स एक्स फीमेल, एक्स वाई मेल, एक्स एक्स फीमेल, एक्स वाई मेल। देखो 2 बार फीमेल बना, 2 बार
मेल बना, अर्थात 50% फीमेल बनने की आवश्यकता, 50% मेल बनने की आवश्यकता, आवश्यकता नहीं मतलब संभावना, ठीक है, नॉट आवश्यकता। समझ जाओगे ना। एक सवाल है, मुझे ये बताओ, महिला में एक्स एक्स होते हैं, महिला से एक एक्सिस तो मिलेंगे नहीं, फीमेल से एक एक्सिस तो मिलेगा, केवल एक्स। दिक्कत में कौन है? पुरुष। समझ जाएगा ना, पुरुष दिक्कत में है। अब इनको समझना आएगा तो ये इधर जाएगा इधर जाएगा, इसलिए हम समझ सकते हैं जेंडर निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो पुरुष होता है। कौन होता है? और सारे ढोंग कौन फैलाता है? पुरुष फैलाता है। समझ नहीं बात? कभी किसी माता को देखा कि उसके लिए जो है उसका पुत्र भारू हो, कौन कहते भारू, नाम सुना है? और जो है फीमेल है, कोई भालू होते हैं क्या? नहीं, लेकिन पुरुषवा जो होते हैं अक्सर कहेंगे तमाम ठैया, अगर मान लीजिए ढेरों सारे पैदा हो गए, लड़कों पैदा होते हैं, वाह सब भगवान की देन, वाह क्या गजब भगवान की देन, ठीक है। अब खवाए पिया नहीं पा रहे हैं, कुपोषणता के शिकार होते जा रहे हैं, ठीक है, कहेंगे भगवान की देन है, भगवान की देन है, ठीक है। और मान लीजिए वही में बेटी पैदा हो गई, यार का सब बिटिया कहते हैं, ऐसा समझ पा रहे ना। मतलब कोई भी काम करे, महिला अगर लड़की करे दिक्कत में, लड़का करे तो वाह बहुत बढ़िया, समझ पा रहे ना, जिनमें आप सब समझते होंगे। तो वैसे ही ये इस बात को ध्यान रखेंगे कि जेंडर निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? कौन जिम्मेदार होता है? किसका क्रोमोसोम? तो पुरुष का क्रोमोसोम। समझ जाओगे ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा मान लीजिए गलती से कोनो ना पैदा हुआ तो कोनो नहीं पैदा होगा तो क्या होगा? तो उसमें हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जब कोई पैदा नहीं होगा अर्थात कोई संतान उत्पत्ति नहीं होगी तो उसमें एक प्रकार का रोग होता है। क्या होता है? रोग। जो रोग होता है उसे कहते हैं विकार। जो महिला में होता है उसे हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम। गांव वाली भाषा में कहते हैं बांझपन। और बांझपन को दूर करने के लिए आप जानते हैं अंकुरित अनाज आदि का सेवन किया जाता है। समझ जाओगे ना। आगे मुझे पढ़ने के बाद हमको पता होता नहीं है, ठीक है, नहीं पता लगे दिक्कत में आ जाएगी ना। अगला है मेल। मेल में क्या होता है? अगर मेल में ऐसा होता है तो उसे हम कहते हैं क्या? वलीन हेटर। इसी गांव वाली भाषा में कहते हैं नपुंसकता। क्या कहते हैं? नपुंसकता। समझ जाओगे ना, इस बात को ध्यान रखे होंगे, समझ जाएंगे ना। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। कुछ बचा का? अच्छा, ये गुणसूत्र, तो गुणसूत्र के पास समझ जाओगे ना। गुणसूत्र की खोज किसने की? नामकरण वाल्डेयर, खोजकर्ता स्ट्रासबर्गर। ठीक है, हमेशा ये जोड़ी में पाए जाएंगे। ठीक है, महिलाओं में एक्स गुण होते हैं और मेल में एक्स वाई होते हैं। लिंग निर्धारण का के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो जेंडर निर्धारण के लिए पुरुष जिम्मेदार होता है। समझ जाइए ना। तो अगर कोई भी आप सबको गलती मतलब फीमेल के लिए जिम्मेदार ठहरा है तो मार दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद किताब में दिखा दीजिएगा और जब ज्यादा नौटंकी करे तो फिर जो उसको जिम्मेदार बताइएगा। ये देखो स्ट्रासबर्गर ने कहा है कि आप किस कर दीजिए, ठीक है, स्ट्रासबर्गर मरी क्यों? ठीक है, हम कहना बता भाई क्यों कराइएगा, इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक, गुणसूत्र की बात करते हैं। गुणसूत्र कभी कभी आ जाता है, अक्सर जानते होंगे, इसमें थोड़ा सा लिखा होता है। तो गुणसूत्र मनुष्य में कितने होते हैं? पेपर में खूब आया है। मनुष्य में जोड़ी पूछा जाए तो 23 है, संख्या पूछा जाए 23 गुना 46 है, ठीक है। और आलू, चिंपैंजी, तंबाकू, आज सब्जियों का राजा आलू, चिंपैंजी द्वितीय मनुष्य, तंबाकू कौन खाएगा? मनई। इस प्रकार समझ जाइएगा, एक ठे ज्यादा होता है जोड़ी में। यहाँ मानव के 3 मनुष्य के 23 होते हैं, इनके सबके 24 होते हैं। 24 नहीं 48, ठीक। और एक होता है खरगोश। खरगोश को सीधा साधा होता है, देखते हैं डराता बहुत बढ़िया है ना, लेकिन डरता भी बहुत है। तो आप समझ जाइएगा खरगोश में एक कम कर देना मानव वाले से, ठीक है। मानव में 23 होते हैं, खरगोश में 22 होते हैं। तो समझ जाओगे ना, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। उम्मीद करते हैं इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। अगली क्लास अगले दिन और पेपर में अधिकांशतः सवाल आपको मिलेंगे। और आज ध्यान रहे 8 बजे शाम को टेस्ट, क्या है 8 बजे शाम को टेस्ट है। आप अधिकांश नंबर जरूर लेकर के आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सवालों की संख्या 30 से लेकर 50 तक हो सकती है, जो डायरेक्ट सवाल पेपर में मिल भी सकते हैं और वहां से
बनकर भी मिल सकते हैं। समझ जाओगे ना? सभी का जो टेस्ट है वो ग्रुप पर होगा, इस बात को समझ जाओगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।